हेलो गाइस, तो हम लोग की ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सीरीज कंटिन्यू है। तो आज हम लोग पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट परफॉर्मेंस में ऐसा है कि पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है पार्ट परफॉर्मेंस में। ये देखिए 53 है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं। पहले 2001 के पहले कोई और लॉ था, 1929 के पहले कोई और लॉ था। तो हम लोग का अभी एजेंडा ये है कि हम लोग अभी की पोजीशन समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहता है? इफ मैनर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट फॉलोड, देन कैन द ट्रांसफर डिबार द ट्रांसफरी फ्रॉम इन्फोर्सिंग द राइट। ठीक है, अगर ट्रांसफर का मैनर ढंग से फॉलो नहीं हुआ है तो क्या ट्रांसफरर जो है ट्रांसफरी को अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए मना कर सकता है? स्ट्रेट आउट आंसर इज नो। ठीक, बस यही सेक्शन है। अब हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिटेल ऐसा समझिए। मैनर मैनर ऑफ ट्रांसफर से हम लोग समझते हैं क्या मतलब हो गया। मैनर ऑफ ट्रांसफर इज इफ अटेस्टेशन नॉट डन। अटेस्टेशन को हम लोग ने अपनी पहली वीडियो में समझा था। ठीक है, जाके वो वीडियो देखिएगा। इफ अटेस्टेशन नॉट डन, देन ट्रांसफर कांट स्टॉप ट्रांसफरी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट। अटेस्टेशन प्रॉपर नहीं है तो ट्रांसफरर कैनॉट से कि ट्रांसफरी कैनॉट एक्सरसाइज हिज राइट। ठीक है ना। Doctrine of part performance only applicable in one of the mortgagee. This doctrine has lost its application now. जो भी मैंने आपको कहा has lost its application, सारे mortgagees पे अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। अब समझते डिटेल में। पार्ट परफॉर्मेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। ठीक, ट्रांसफर मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी दूसरे को दे दी। ठीक है, कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। इमूवेबल प्रॉपर्टी से पार्ट से रिलेटेड है पार्ट परफॉर्मेंस। कंसिडरेशन भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। राइटिंग में है। राइटिंग में कहने का मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट आर असर्टेंट, वो प्रॉपर है, दोनों पार्टीज को क्लियरली पता है, वो अग्रीमेंट साइंड है ट्रांसफर द्वारा भी और या फिर ऑथराइज एजेंट द्वारा भी साइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रांसफरी ने पोजीशन ले रखा है या फिर ऑलरेडी पोजीशन में है और ट्रांसफरी ने सारी चीजें कर रखी हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। ट्रांसफरी सारे टर्म्स एंड कंडीशन ही इज अग्रीइंग टू परफॉर्म ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इन द ट्रांसफर डीड। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वो मैनर ऑफ ट्रांसफर कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर किस तरीके से सक्सेसफुल होना है उसका मैनर क्या है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है। देन ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर द ट्रांसफरर will debarred from saying that a transferee cannot exercise his right. This is part performance. पार्ट परफॉर्मेंस का एक सक्सेंटली अगर मेरे को इसको समराइज करना होगा तो आई वुड से इफ transferee has complied with all the terms and conditions of a contract, he is only not complying with the manner of terms and condition of a transfer, then then he still can exercise his rights। ठीक है ना। अब समझते हैं इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो पार्ट परफॉर्मेंस का आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो आप दोनों पार्टीज के बीच की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इफ इन दैट टर्म्स एंड कंडीशन इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड दैट द मैनर in this particular manner the transfer will be conducted, in this particular manner the transfer will be conducted, then only अगर if then it is not followed, then transfer would be void। कहने का मतलब है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इस तरीके से ट्रांसफर कंडक्ट होना है, मैनर लिखा हुआ है, तो फिर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मेडिसन वर्सेस एल्डरसन का केस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ओरिजिनेट हुआ था मेडिसन वर्सेस एल्डरसन में। ठीक है, बाकी तो छोटे मोटे ही हैं। इसका रैशनल समझ लेते हैं क्या। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इसका पहला रैशनल ये है। ठीक है, इक्विटी लुक्स टू इंटेंट नॉट टू द फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि बैनर कैसा भी हो, अगर मोटा मोटा काम बाकी सारा सही हो रहा है, देन द जस्टिस विल बी डन। ठीक है, इक्विटी ट्रीट्स एज डन और ऑट टू बी डन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज मतलब गिरवी। इसको सीधी भाषा में समझते हैं, आपको अगर पैसा लेना है बैंक से तो बैंक कहेगा कि हमको कुछ सिक्योरिटी जमा करो, हम आपको किस बेसिस पे पैसा दे। ठीक है, तो सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको जिस पैसा देगा तो अपने पास कुछ रखवा लेगा आपका। तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी रखते हो तो वो मॉर्गेज कहलाएगी। जो सिक्योरिटी रखता है ही इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। बैंक या जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, whosoever is the creditor, that is called a mortgagee। ठीक है,
सेक्शन 58 में मॉर्गेज डिफाइंड है, ठीक है। 58A में मॉर्गेज मनी की बात है, मॉर्गेज की बात है, मॉर्गेजर की बात है, मॉर्गेजी की बात है, मॉर्गेज डीड की बात है, ठीक है ना। बैंक में आप अगर लोन लेने जाओगे तो एक बहुत लंबे चौड़े पेपर साइन करवाता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड, ठीक है। जो अपनी जमीन दे रहा है बैंक को वो मॉर्गेजर हो गया। अंडरस्टैंड, बैंक जरूरी नहीं कि बैंक ही मॉर्गेजी हो, ठीक है ना। पैसे किसी से भी ले रहे हो तो जिसके पास भी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवा रहे हो तो हूसएवर इज पेइंग द मनी दैट इज क्रेडिटर, वो बैंक की तरह काम कर रहा है। बैंक से कहने का मतलब है कि बैंक आपको पैसे देता है, तो एक क्लासिकल एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मॉर्गेज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक। लिमिटेड इंटरेस्ट क्या हुआ, राइट टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। मॉर्गेज मनी क्या होता है, अंडरस्टैंड, मॉर्गेज मनी इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मॉर्गेज मनी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितने का आपने लोन लिया दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो मॉर्गेज मनी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जितने पे भी आपने लोन लिया, और मॉर्गेज मनी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। आगे समझते हैं एसेंशियल्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू सिक्योर द फॉलोइंग पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक। द पेमेंट ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर लोन ऑफ और मनी, ठीक है ना। द पेमेंट ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर डेट, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट रिजल्टिंग इन पिक्यूनरी लायबिलिटी, पिक्यूनरी लायबिलिटी क्या है, अ लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डैमेजेस, ठीक। लिक्विडेटेड लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पहले से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर ऐसी ऐसी चीजें फॉलो नहीं हुई या अगर ऐसा ऐसा हुआ देखते तो डैमेज नहीं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि आपको पहले से डिटरमाइन नहीं कर पाते हो करते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेज सिक्योर्ड सिक्योर्ड होता है मॉर्गेज मतलब ये एक सिक्योर्ड डेट है, ठीक है। मॉर्गेज इज अ सिक्योर्ड डेट, एटलीस्ट एक गारंटी चाहिए वहां पे, एक गारंटी होती है कि मान लीजिए जो पैसा लेके बैंक से गया है अगर वो पैसा ना लौटा पाए तो क्या करेंगे, तो आप उसकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। टू काइंड्स ऑफ लायबिलिटी होगी यहाँ पे, एक पर्सनल लायबिलिटी होती है मनी डिक्री की, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल लायबिलिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी है लायबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। पर अगर जहां जहां मॉर्गेजर पर्सनली लाइबल होगा तो उसको बैंक से एक मनी डिक्री, बैंक एक ऑर्डर पास करेगा, मनी ऑर्डर टाइप का पास करेगा, जिसमें बैंक को पैसे मिल जाएंगे। और लाइबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी हो जाएगा कि जो भी सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी लगाई गई है उसको बेच दिया जाएगा, ठीक। अब समझते हैं, अब आगे समझते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। 6 तरीके के मॉर्गेज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। एक सिंपल 58B में लिखा है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल 58C, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 58C और कंडीशनल का C, ठीक है। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज 58D में है, इंग्लिश मॉर्गेज 58E में है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स 58F, और एनॉमलस मॉर्गेज ये 58G में है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके हम लोग एक चीज टिक करेंगे। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, देयर इज अ पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ मॉर्गेजर, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी क्या होता है, सेल प्रॉपर्टी का सेल करने वाला, ठीक। तो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ मॉर्गेजर्स का मतलब ये हो गया कि भैया जो भी मॉर्गेजर होगा जिसको भी लोन चाहिए, ठीक है, अगर वो लोन नहीं दे पा रहा है तो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी उसको, ये हो गया सिंपल मॉर्गेजर। पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी नॉट गिवन टू द मॉर्गेजी, ठीक है। यहाँ पे आदमी अपने घर में रह रहा है, जो भी जिसने भी लोन लिया है, he is living in the property, he is in the possession of the secured, he is in the possession of the property that is being secured for the loan, ठीक है ना। मॉर्गेजी क्या है, हैज राइट टू रिकवर ड्यूज इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, सिंपल सी बात है, इसमें कोई पढ़ समझने वाली बात नहीं है। आगे कंडीशनल सेल काफी इंपॉर्टेंट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप ना समझिए। इसमें ये होता है मॉर्गेजर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी रख दी, बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख दी, पैसे ले लिए। अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, पैसे ना दे पाने के पहले ऐसा मान लिया जाएगा कि बैंक ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। इसको हम लोग ऑस्टेंसिबल सेल कहेंगे। रियलिटी में देयर इज नो सेल, ऐसा मान लिया जाएगा कि बैंक ने प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, ठीक। अगर पैसा नहीं माना जाए, अगर पैसा नहीं दिया, अब इसको इस तरीके से समझिए, मॉर्गेजर है, पैसा लिया, ठीक, और उसी समय मान लिया जाएगा कि मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को बेच दी, ठीक, ऑस्टेंसिबल सेल हो गया। अगर मान लीजिए पैसा नहीं दे पाता है मॉर्गेजर, तो मॉर्गेजी
ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, जो कि सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक। शुरू में जब लोन दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि आदमी ने पहले ही बेच दी प्रॉपर्टी, लेकिन जब आप सही में नहीं दे पाएंगे, देन द मॉर्गेजी विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब वो सेल हो जाएगी एक तरीके से। इफ ड्यूज पेड देन सेल वुड बी वॉइड, अगर सारे पैसे वापस कर दिए गए तो जो भी हम लोग ने शुरू में एक ऑस्टेंसिबल सेल मान रखी थी दैट विल बिकम वॉइड। ठीक है, जो जिसका था उसको हासिल हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब कुछ केसेस, हम लोग यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज पढ़ते हैं। ठीक है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज क्या है? ऑल द रेंट, ऑल द प्रॉफिट एक्सेट्रा मॉर्गेजी विल कीप टिल ड्यूज आर पेड। ठीक, इसमें ये हो जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी जो भी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी है उससे जो भी अगर कुछ पैसा रुपया निकल रहा है, चाहे किराए का हो या जैसा भी हो, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी अपने पास रखता रहेगा और उससे ड्यूज क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक, इसमें क्या है? डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज मस्ट, मतलब अगर बैंक ने पैसा दिया है और वो प्रॉपर्टी रखी गई है और यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है, तो बैंक वाले उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेंगे, उस पोजीशन में लेंगे। ठीक है, मतलब बैंक उसमें या तो बैंक चलने लगेगा या बैंक कुछ अपना अधिकार दिखाएगा, अपना अधिकार रखेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक, राइट टू एंजॉयमेंट और यूज ऑफ प्रॉपर्टी बाय मॉर्गेजी अंटिल ड्यूज आर पेड ऑफ, ये एक है इसमें। नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। ठीक, नो पर्सनल लाइबिलिटी मतलब इसमें जब रेंट सब रिकवरी कर देगा प्रॉपर्टी से, रेंट सब क्लियर ही हो जाएगा, तो मनी डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इंग्लिश मॉर्गेज समझते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज क्या है? थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, आप लोग अगर आपको बहुत तेज लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज समझते हैं। द वर्ड एब्सोल्युटली हेयर, इंग्लिश मॉर्गेज में एक वर्ड है एब्सोल्युटली। ठीक है, मॉर्गेज सेक्शन अगर हम लोग आते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक, इंग्लिश व्हेन अ मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली द मॉर्गेजी। ठीक है, इस एब्सोल्युटली का वर्ड समझते हैं क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, द वर्ड एब्सोल्युटली हियर डजंट मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जरूरी है, हर बार ऐसा होता है ना एब्सोल्युटली का मतलब कि हम लोग सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि सेल एक्सचेंज या गिफ्ट हो गया। ठीक है, इट वॉज कस्टम इन इंग्लैंड टू राइट दैट वॉज कॉपीड इन इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड में जैसा इंग्लैंड में होता था वैसा यहाँ कॉपी कर लिया गया। इंग्लैंड में दिस इज नॉट अ नॉर्म टू कंसिडर एब्सोल्युटली एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि इसको ओनरशिप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी। ठीक है, यहाँ पे मनी डिग्री देनी पड़ेगी मॉर्गेजर को, जिसने भी लोन लिया है उसको मनी डिग्री मतलब कोर्ट से जाके पैसे निकलवा के देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कोर्ट में जाकर बताना पड़ेगा भैया पैसा दे नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है और हमको आप कोर्ट ऑर्डर कर दे तो हम जाके पैसा दे दें उसको। ठीक, बिना कोर्ट के ऑर्डर से मनी डिग्री पास नहीं होगी। ठीक, मॉर्गेज प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश मॉर्गेज में। जो इंग्लिश मॉर्गेज ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ इंग्लिश मॉर्गेज में जो मनी डिग्री जो भी प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रांसफर टू द बैंक, दैट इज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, मीनिंग देयर बाय पोजीशन इज गिवन टू द मॉर्गेजी। ठीक, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अंटिल द कंडीशन दैट द मॉर्गेजी हैज टू रीच ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी ऑन ड्यू डेट। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है कि एक ऐसी डेट बना दी गई, उस डेट को आपको सारा पैसा देना है, आके बीच बीच में नहीं देना है, उस डेट को आके सारा पैसा देना है। वो अगर आप दे दिए तो जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, जिसका जो पैसा था उसको वापस वापस मिल गया। अगर आप नहीं दे पाए तो भाई वो प्रॉपर्टी हो जाएगी बैंक की या मॉर्गेजी की। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स देखिए ये थोड़ा सा इरेलीवेंट है, कैलकाटा मद्रास और बॉम्बे में ही एप्लीकेबल है ये। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और भी स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टाइटल डीड्स में ये होता है कि आप मकान के कागज रख लेते हैं। ठीक है, जो बैंक में आजकल होता है, मकान के कागज रख लिए जाते हैं और लोन दिया करते हैं लोग। एनॉमलस मॉर्गेज है कि सारे मॉर्गेजों को जो मिला के एक मॉर्गेज बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस मॉर्गेज। अब हाउ टू मॉर्गेज। ठीक है, सेक्शन 59 बताता है मॉर्गेज कैसे करना है। ठीक, मैनर ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, इफ प्रिंसिपल मनी जो भी आपने लोन लिया है अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अटेस्टेशन होना पड़ेगा और मॉर्गेजर का साइन होना पड़ेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि 100 रुपये से कम की कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो 100 रुपये से कम है देन रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यूपी में है कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अगर आप 1 रुपये की भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। ठीक,
अब समझते हैं इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिक्वायर्ड, नो मैटर द स्टेट, नो मैटर द लॉ। सिंपल मॉर्गेज है, रजिस्ट्रेशन कराइए। अब डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स है, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक। अब राइट्स ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। ठीक। एक एक राइट है, ज्यादा राइट नहीं किसी के, एक दो राइट हैं दोनों के, समझते हैं। मॉर्गेजर का राइट क्या है? रिडीम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। ठीक है, अगर उसने पैसा ऐसे दे दिया सारा। मॉर्गेजी की दो राइट है, फॉरक्लोजर ऑफ कंडीशनल सेल। ठीक, कंडीशनल सेल हम लोग ने पढ़ लिया। और दूसरा है सेल। फॉरक्लोजर ऑफ कंडीशनल सेल मतलब कि जो डीम्ड सेल मानी गई थी उसको हम लोग एब्सोल्यूट सेल बना लेंगे। और दूसरा है कि सेल हो गया। ठीक। इन इंग्लिश मॉर्गेज सेल कैन बी डन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक। ये भी एक है कि इंग्लिश मॉर्गेज जो है वहां पे कोर्ट का आदेश नहीं चाहिए आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए, खुद भी बेच दे जाते। अब राइट ऑफ फोरक्लोजर समझते हैं क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। मॉर्गेजी जो है बैंक, मॉर्गेजी गेट्स द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट दैट मॉर्गेजर इज एब्सोल्युटली डिबार्ड फ्रॉम हिज राइट टू रिडीम। रिडीम मतलब वापस देने की प्रॉपर्टी। तो जब वो पैसा नहीं दे पाएगा, एक क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पैसा नहीं दे पाएंगे, तो वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट से ऑर्डर करवाएगा कि जो मॉर्गेजी है ही इज एब्सोल्युटली डिबार्ड फ्रॉम हिज राइट ऑफ रिडेम्पशन, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए, सारी हदें पार हो गई हैं, इसलिए डिबार हिम फ्रॉम हिज राइट ऑफ रिडेम्पशन। राइट टू रिडीम क्या है? राइट ऑफ फोरक्लोजर समझ गए आप लोग। राइट टू रिडीम क्या है? राइट टू रिकवर समथिंग बाय मेकिंग पेमेंट। आपने अपनी जमीन रखी थी किराए पे, आप उस आपने बैंक से पैसा लिया, फिर आपने जब बैंक को इंटरेस्ट सहित पैसा वापस लौटाया तो प्रॉपर्टी आपकी छोड़ दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिडीम। ठीक। राइट टू गेट बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी आफ्टर पेइंग बैक द मॉर्गेज मनी। ठीक है, मॉर्गेज मनी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मॉर्गेजी टू डिलीवर बैक, मॉर्गेजी जो बैंक के पास प्रॉपर्टी रखी है तो बैंक को वापस क्या करना पड़ेगा? ठीक, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, पोजेशन अगर ले रखा है तो पोजेशन वापस करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करनी पड़ेगी मॉर्गेजर के नाम। ठीक है। अब सूट फॉर रिडेम्पशन आप कब का फाइल कर सकते हो? ठीक है ना, अगर आपका रिडीम करने का अधिकार मान लीजिए आज आ गया, ठीक है, प्रॉपर्टी रिडीम, आपने पैसे लौटा दिए, आज आपका रिडीम करने का अधिकार आ गया, आप अगले 30 साल तक कभी भी रिडीम कर सकते हो। 30 साल के बाद करोगे इट विल बार्ड। ठीक, 30 साल के बाद नहीं कर पाओगे, 30 साल के भीतर 30 साल के अंदर अंदर यू कैन रिडीम द प्रॉपर्टी। हैरिस वर्सेस हैरिस नॉर्मल केस है, वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, इन्होंने कहा था, हैरिस वर्सेस हैरिस केस में कहा गया। अब क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है? क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन ऐसा हो गया कि अगर बैंक या अगर मॉर्गेजी whosoever it is, अगर वो अपने अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज डाल देता है जिसमें ऐसा मना हो जाता है कि द मॉर्गेजर कैन नॉट रिडीम हिज प्रॉपर्टी, कैन नॉट गेट बैक हिज प्रॉपर्टी, तो ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन हो गया। ठीक है, दिस इज इलीगल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन। ठीक है ना, ये कुछ छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। आगे के 7 मिनट होंगे शायद, हम लोग को सात सात पेजेस हैं, हम लोग को भी 7-8 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, रिडीम अप और फोरक्लोज डाउन दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। रिडीम अप का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी गई, आपने लोन लिया, इट इज योर ड्यूटी टू रिडीम बैक द प्रॉपर्टी। लेकिन रिडीम अप कहता है कि एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन रिडीम बैक। ठीक है, चाहे वो क्रेडिटर हो सकता है या गारंटर हो सकता है। गारंटर कौन होता है कि भाई बैंक गारंटी, एक बैंक को एक आदमी गारंटी देता है, कहता है कि अगर वो नहीं दे पाएगा पैसा तो मैं दे दूंगा। ठीक है ना, तो कोई भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, ही कैन रिडीम द प्रॉपर्टी, या तो क्रेडिटर होगा या तो गारंटर होगा या एनी अदर पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। ठीक, दिस इज कॉल्ड रिडीम। रिडीम अब थोड़ा सा और बचा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। आप समझिए सेक्शन 94 में एक वर्ड आया होगा, सेक्शन 94 में 95, राइट्स ऑफ, इसको मैसने नहीं पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट्स ऑफ मीन मॉर्गेजी। ठीक है ना, दिस इज मीन मॉर्गेजी राइट। मीन मॉर्गेजी क्या होता है? प्रायर मॉर्गेजी। आप चीजें में आप कलेक्ट करते रहिए, सारी चीजें लगाऊंगा मैं अभी। ठीक, अब पढ़ते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, बीच में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो कवर कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय डेटर टू वन क्रेडिटर इन प्रेफरेंस टू अदर इज नॉट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर एज पर सेक्शन 53 ऑफ टीपीए। ठीक है, बिकॉज while giving preference to one creditor over other is no way of considering that transferor has intention to delay or defeat the transfer। ठीक है, रिडेम्पशन में वापस आते हैं। 53 में छोटा सा एक नोट था, मैंने लिख रखा था, आपको बता दिया। रिडेम्पशन, राइट टू टेक बैक द प्रॉपर्टी आफ्टर पेइंग बैक द मॉर्गेज मनी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया।
दिस राइट वॉज डेवलप्ड बाय चांसलरी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, 11 पॉइंट, लेकिन पढ़ लीजिए क्या ही है। इन इंडिया इट वॉज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 60 ऑफ टीपीए, ठीक। मॉर्गेजर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ रिडेम्पशन इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक। राइट ऑफ रिडेम्पशन, प्रॉपर्टी वापस कैसे कैसे ले सकता है, पैसा दे दो भैया पहले तो, ठीक, पैसा दे दोगे तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाइए, ठीक। डिपॉजिटिंग मॉर्गेज मनी इन द कोर्ट, कोर्ट को आप पैसा दो, कोर्ट छुड़वा लीजिए, ठीक। सुइंग अंडर ऑर्डर 34 रूल 1 ऑफ सीपीसी, फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिडेम्पशन, ठीक। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिडेम्पशन क्या है समझ लीजिए। मॉर्गेजर entitled to get back the mortgage property as mortgager is the owner, ठीक। मॉर्गेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द मॉर्गेज डीड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मॉर्गेज, ठीक। कोई भी कागजात, घर के सारे कागजात वापस दे दिए जाएंगे, ठीक। इवन mortgager is entitled to compel the mortgagee to retransfer the property to him at the cost of mortgager। सिंपल सी बात है, भी तीनों चीजें एक ही हैं लगभग। देर इज नो टाइम प्रोवाइडेड, देर इज नो टाइम पीरियड टू एक्सरसाइज राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक। Right of mortgagor to redeem the property even after default is called equity of redemption, ठीक। hence called once a mortgage always a mortgage। क्लॉज ऑन रिडेम्पशन पढ़ा दिया हम लोग, मैंने आपको क्या होता है, ठीक। अब राइट टू रिडेम्पशन का एक्सटिंग्विशमेंट कैसे होता है, ठीक है। राइट टू रिडेम्पशन का एक्सटिंग्विशमेंट कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तीन तरीके हैं। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, सेक्शन 60 में लिख रखा है। फाइनल डिग्री ऑफ कोर्ट, कोर्ट को पता चलता है कि ये तो गलत है सारा, तो ही कैन एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ रिडेम्पशन, ठीक। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ मुल्ला ने लिख रखा था। अब हम लोग रिडीम अप रिडेम्पशन पर, रिडीम अप रिडीम डाउन पढ़ रहे थे, रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। तो अब देखते हैं कौन कौन रिडीम कर सकता है। वो बीच में मैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर और मॉर्गेज के थोड़े बहुत पॉइंट्स ले आया था। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन रिडीम कर सकता है, ठीक। अब रिडीम अप समझते हैं पहले क्या है। देखिए, एक के है मॉर्गेजर है ये, ठीक है, इनके पास ये एक प्रॉपर्टी है, तीन जने हैं ए बी सी, ठीक। इन्होंने ये प्रॉपर्टी भैया ए को भी मॉर्गेज कर दी, बी को भी मॉर्गेज कर दी, सी को भी मॉर्गेज कर दी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपया ले लेके, ठीक है ना। ए से इन्होंने 1 लाख रुपया दिया, यही प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। बी से इन्होंने 1 लाख रुपया दिया और यही प्रॉपर्टी दे दी। सी से 1 लाख रुपया लिया और यही प्रॉपर्टी दे दी, ठीक। अब ये कह रहा है बी जो है, ठीक है ना, पहले क्योंकि ए को मिली थी प्रॉपर्टी मॉर्गेज, ए को राइट मिला था, फिर बी के लिए उन्होंने यही प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएट करा और सी के लिए फिर करा। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि बी कैन रिडीम द इंटरेस्ट ऑफ ए, ठीक है ना। कहने का मतलब है ए एक बैंक है, बी बैंक है, सी बैंक है, तो बी बैंक क्या कर सकता है, ए बैंक को 1 लाख रुपए दे सकता है, ठीक। और जो सी बैंक है वो बी बैंक को भी 1 लाख, बी बैंक का जो 1 लाख रुपए बकाया है वो भी कवर कर सकता है, और ए बैंक का जो 1 लाख रुपए किराया है वो भी कवर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रिडीम अप। ए किसी और का रिडीम नहीं कर सकता, ठीक, ये हो गया रिडीम अप। अपने मॉर्गेज के लिए रिडीम नहीं कर सकता, दूसरे के लिए कर सकता है, ठीक है ना। बी सिर्फ M1 को रिडीम कर सकता है, सी M1 M2 दोनों को रिडीम कर सकता है। दैट वाज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वाज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट इज देयरफॉर रिडीम अप सब्सिक्वेंट मॉर्गेज के रिडीम प्रायर मॉर्गेज, ठीक है ना। अब सेक्शन 92 सब्रोगेशन समझते हैं क्या होता है। सब्रोगेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक। सब्रोगेशन का एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि सब्स्टिट्यूट करना। इट इज राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जो पैसा देता है, ठीक, क्रेडिटर होता है। अब इट इज अ राइट ऑफ पर्सन टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर व्हेन मॉर्गेजी ट्रांसफर्स हिज मॉर्गेज डीड, हिज असाइनी बिकम्स वेस्टेड विद ऑल द राइट्स, ठीक। दैट इज हिज असाइनी इज सब्स्टिट्यूटेड सबरोगेटेड इन द प्लेस ऑफ मॉर्गेजी, ठीक है ना। टू काइंड्स ऑफ सब्रोगेशन होते हैं, एक लीगल सब्रोगेशन, एक कन्वेंशनल सब्रोगेशन, ठीक। लीगल सब्रोगेशन क्या होता है, लीगल सब्रोगेशन इज टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, कानून ही उसको सब्रोगेट करेगा। एनी पर्सन एक्सेप्ट द मॉर्गेजर हु हैज इंटरेस्ट इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी और इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन इज एंटाइटल्ड टू द सब्रोगेशन इन प्लेस ऑफ मॉर्गेजी, ठीक। अनदर पॉइंट, subsequent mortgagee will be subrogated in the place of prior mortgage, ठीक, making thereby against mortgager and other mortgagee will be vested in him। कहने का मतलब है कि भाई अगर आपने दूसरा बैंक आके पहले बैंक को बचा सकता है, कहने का मतलब यही है सब्रोगेशन, ठीक है। बस अगर एक बैंक दूसरे बैंक का टेक ओवर कर लेता है तो अल्टीमेटली जो बैंक ने टेक ओवर करा वो एज अ मॉर्गेजर, एज अ मॉर्गेजी ही काम करेगा, ठीक। लीगल सब्रोगेशन हो गया। कन्वेंशनल सब्रोगेशन होता है सब्स्टिट्यूशन बाय एग्रीमेंट,
एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई ये नहीं आपसे रिडीम कर पाएंगे, ये नहीं पैसा ले पाएंगे, तो दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर बैंक और दिस पर्टिकुलर क्रेडिटर विल रिडीम द प्रॉपर्टी। ठीक है ना। बाकी अब इतना तो बचा नहीं है। अब एक अरेंजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक टॉपिक बचा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है। देखते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, तो नहीं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अरेंजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ए एक मॉर्गेजर है, ठीक है ना। तो इनके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक एक्स एक वाई। ठीक। उन्होंने बी को ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, दोनों प्रॉपर्टीज बी को मॉर्गेज कर दी। ठीक। ये एक सिचुएशन समझ लीजिए, उन्होंने एक्स वाई दोनों प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज कर दी। दूसरी सिचुएशन ये एक मॉर्गेजर है, उन्होंने वाई प्रॉपर्टी सी को मॉर्गेज कर दी। अब यहाँ पे देखिए वाई प्रॉपर्टी दो बार मॉर्गेज हो गई, एक बी को भी एक सी को भी। ठीक। हेयर सी कैन से टू बी दैट अपना जो डेट एक्स से मॉर्गेज करवाना हो, अपना जो भी डेट एक्स से मॉर्गेज करवाना हो, जो जो मतलब आप वो एक्स से मॉर्गेज करवाओ जो सी मॉर्गेज सी को मॉर्गेज नहीं की गई है। ठीक है ना। यहाँ ये कह रहा है, ये हेयर सी इज सेइंग कि चूंकि बी वाई जो है मेरे पास मॉर्गेज है, तुम्हारे पास भी मॉर्गेज है, तो तुम ऐसा करो एक्स तुम क्लियर करवा लो प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्स वाला मॉर्गेज क्लियर कर लो, वाई वाला मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक। दिस इज कॉल्ड अरेंजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। काफी टेक्निकल था, लेकिन लॉजिक यही है इसका। रैशनल क्या है, डॉट एल्डन ने कहा है इफ क्रेडिटर हैज टू फंड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट्स ही शुड लीव वन फंड फॉर अदर क्रेडिटर। ठीक है ना। यहाँ पे दो फंड्स हैं, एक फंड अलग छोड़ दे, या कह रहा है सी कह रहा है कि वाई मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम एक्स को रियलाइज करवा लो। ठीक। मार्शलिंग एक लीगल मैक्सिम है, सिग उल्ट्रो टू वेट एलियम नॉन लीडेस। ठीक। यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर एज नॉट टू इंजर अदर। ठीक। एक्सरसाइज योर राइट सो दैट नॉट टू बी प्रेजुडिस बाय द अदर। ठीक। सेक्शन 82 एक टेक्निकल सा है। ठीक है, सेक्शन 82 शायद मार्शलिंग है, मैं देख लेता हूँ। सेक्शन 82 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा क्या होता है। प्रॉपर्टी है भाई, एक बड़ी सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, तीनों ने वाई को मॉर्गेज करी है प्रॉपर्टी, वाई इज अ मॉर्गेजी। ठीक है, जिसको जितना शेयर मिला उसकी लायबिलिटी उतनी है। ठीक। यानी मतलब अगर एक्स को ए को 10 लाख मिला, बी को 50 मिला, सी को 20 मिला, सबसे ज्यादा लायबिलिटी बी की होगी प्रॉपर्टी लोन वापस करने की। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग उसमें कि पिछले जो हम लोग यहाँ पे अरेंजिंग ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ रहे थे उसमें समझते हैं। ए के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या मतलब है अरेंजिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। ए के पास दो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू। इसने दोनों प्रॉपर्टीज को लोन पे ले लिया, एक्स को लोन पे दे दिया। ठीक है, मतलब एक्स से 1 लाख रुपया लिया और ये दोनों प्रॉपर्टीज दे दी। ठीक। बाद में क्या करा, इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ही ए ने सी को सोल्व कर दिया और जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी उसको डी को सोल्व कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, जो सी को सेल करा ए ने वो 4 लाख का सेल करा और जो डी को सेल करा वो 1 लाख का सेल करा। ठीक। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे इसका अमाउंट कैसे रियलाइज करवाया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 4 लाख जो सी को सेल करा गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 4 बाय टोटल कितना पैसा लिया गया, 5 लाख। ठीक। तो 80% इसका मतलब 4/5 इंटू 1 लैक्स, करीब 80,000 रुपये सी को रियलाइज करवाना होगा। और जो 1 लाख रुपए है उसका 1/5 मतलब 1/टोटल 5, और करीब 20,000 रुपये डी को रियलाइज करवाना होगा। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो क्लियर हुए ही होंगे, कुछ नहीं भी क्लियर होंगे क्योंकि हम लोग ने काफ़ी ब्रिस्क पेस में टीपीए कवर करा है। ठीक है, आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो, और मैं ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ जिसके लिए आप अपनी क्वेरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ईमेल आईडी पे लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हिंदू लॉ चालू करेंगे पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।